कहानी शुरू होती है साल 1480 से। रोमानिया के प्रिंस व्लाड और उनकी वाइफ एलिजाबेथ के बारे में बताया जाता है, जो एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। व्लाड अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करता था और आए दिन नए नए गिफ्ट्स भी देता था। आज भी वो एलिजाबेथ के लिए सोने से बना म्यूजिक बॉक्स लेकर आया था। ये लोग मिलकर एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि प्रिंस को रात में खबर मिलती है कि मुल्क में जंग छिड़ गई है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि दुश्मन किले की दीवारों तक पहुंच गए थे। दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करता हुआ व्लाड अपने लोगों को हुक्म देता है कि एलिजाबेथ को किसी महफूज महल में ले जाया जाए, और खुद महल छोड़ने से पहले वो पॉप से प्रे करवाता है कि एलिजाबेथ यानी उसकी वाइफ की हिफाजत की जिम्मेदारी गॉड की है। प्रिंस व्लाड अब जंग के लिए निकल गए थे, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस किसी महफूज महल में जाने के लिए निकल गई थी। दिखाया गया कि जंगल से गुजरती हुई एलिजाबेथ घोड़े पर सवार थी और उसके साथ कुछ और सोल्जर्स भी थे, लेकिन दुश्मनों को पहले ही एलिजाबेथ के खुफिया रास्ते और महल के बारे में मालूम था। दुश्मन दरख्त के ऊपर छुपा बैठा था और इनके आते ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला कर देता है। एलिजाबेथ तो हमले से बच जाती है, लेकिन एलिजाबेथ के 2 सोल्जर्स घोड़े से गिर जाते हैं। खतरा महसूस करती हुई एलिजाबेथ आगे भाग जाती है। दूसरी तरफ जंग का सीन दिखाया जाता है। व्लाड अपने फौजियों के साथ मिलकर दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए एक प्लान बनाता है और किले की दीवारों के पास बहुत सारे ऑयल बैरल्स लाकर उन सभी को आग लगा देता है। बैरल्स के ऊपर आग लगते ही बैरल्स को ये लोग पीछे की तरफ धकेल देते हैं। बैरल्स जब दुश्मनों की तरफ जाते हैं तो दुश्मन आग से भागने लग जाते हैं और किले की दीवारों से 1 मिनट में ही दूर हो जाते हैं, जिसके बाद एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। व्लाड के फौजी आगे दुश्मनों की तरफ बढ़ते हुए बचे हुए दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तलवारें चलती हैं, लोगों के सर कटते हैं, लोग गिरते हैं। जंग का मैदान कुछ ही देर में खून की नदी बन जाता है। आखिर प्रिंस व्लाड और उसकी फौज दुश्मनों पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि व्लाड का प्लान बहुत ही कमाल का था। कुछ ही देर बाद प्रिंस व्लाड की पूरी फौज अपने दुश्मनों के सर अपने नेज़े पे लगाकर अपने दुश्मन के महल के सामने पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मनाते, व्लाड को खबर मिलती है कि एलिजाबेथ पर हमला हो गया है। व्लाड सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ कर एलिजाबेथ के पास भाग जाता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ दुश्मनों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल चुकी थी। वो एक बर्फीले एरिया में चली गई थी। बिना सोचे समझे कि आगे क्या खतरे हो सकते हैं, वो तेजी से बस अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। जिस एरिया में इस टाइम एलिजाबेथ थी, इस एरिया को फॉरेस्ट ऑफ वुल्व्स का नाम दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वुल्व्स यानी भेड़िए रहते थे, जिनको पकड़ने और मारने के लिए बर्फ के नीचे बहुत सारे ट्रैप्स भी लगाए गए थे। एलिजाबेथ के फौजियों के घोड़े इन्हीं ट्रैप में फंस कर गिर जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इनसे बचकर आगे भागती रहती है। फिर आखिर उसका भी घोड़ा जाल में आ फंसता है। घोड़े के साथ वो भी जमीन पर गिर जाती है। दुश्मन उसे आसपास से घेर लेते हैं और ठीक उसी वक्त पर व्लाड यहाँ पे पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। व्लाड उसके बहुत करीब ही पहुंचने वाला था, पर व्लाड का घोड़ा भी ट्रैप में फंस गया। व्लाड ने तेजी दिखाई, घोड़े से जंप करते हुए वो भागते हुए एलिजाबेथ तक पहुंचा। एक आदमी जो एलिजाबेथ पर हमला करने वाला था, दूर से व्लाड उसके ऊपर तलवार फेंकता है और गलती से वो तलवार दुश्मन के जिस्म के आर पार होकर एलिजाबेथ को भी लग जाती है। व्लाड चीख उठता है, नहीं! वो भागकर एलिजाबेथ को अपने बाजुओं में उठा लेता है, पर एलिजाबेथ अब मर चुकी थी। एलिजाबेथ का खून व्लाड के हाथों को लाल कर चुका था और व्लाड के आंसू अब बर्फ पर गिर रहे थे। होश में आने के बाद व्लाड फौरन पॉप के पास जाता है। गुस्से और दुख से पागल था इस वक्त वो। उसने पॉप से कहा, गॉड ने मेरी वाइफ की हिफाजत नहीं की और मैं उसके नाम पर जंग लड़ता रहा और लोगों को मारता रहा। वो पॉप का गला पकड़ लेता है और कहता है, अब करो प्रे, करवाओ कोई अपने गॉड से चमत्कार जो मेरी एलिजाबेथ को वापस ले आए। मगर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। पॉप भी जब चुप खड़े रहते हैं तो व्लाड अब गुस्से से फट जाता है और उनके पास ही पड़ा क्रूसीफिक्स उठाकर उनके पेट में स्टैब करते हुए उनका कत्ल कर देता है। जिसके बाद वो ऐसी भयानक हंसी हंसा था कि सब उसकी हंसी से डर गए थे। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा कि अब मैं गॉड को नहीं मानता। इसी टाइम तेज हवा चलती है और हम जीसस के स्टैचू से खून के आंसू बहते हुए देखते हैं। व्लाड एक और मर्तबा पागलों की तरह हंसता है और उसकी हंसी से डरकर उसके खास लोग उसे खींचकर चर्च से बाहर ले जाते हैं। और इस टाइम बताया जाता है कि व्लाड अब इंसान नहीं रहा था। वो जानता था कि हर अच्छी सोल को सदियों बाद ही सही, लेकिन दोबारा इस दुनिया में आने का मौका मिलता है। और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी वाइफ के दोबारा इस दुनिया में आने का इंतजार करेगा। अब सीन कट हो जाता है और 400 साल बाद हमें फ्रांस का सीन दिखाया जाता है।
एक चर्च में एक हम साइकिक डॉक्टर को देखते हैं जो प्रीस्ट से एक खास किस्म के पेशेंट के बारे में बात करने के लिए आए थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस पेशेंट को क्या बीमारी है और उस पेशेंट का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो पेशेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड की भतीजी थी और क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। प्रीस्ट उस पेशेंट से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल आते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में आने के बाद ये लोग एक सीक्रेट दरवाजे से होते हुए एक टनल में जाते हैं। प्रीस्ट को इस पेशेंट मारिया से मिलवाया जाता है। डॉक्टर्स प्रीस्ट को मारिया की हिस्ट्री बताते हैं कि उसने चर्च में जाकर कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था और उसके बाद से वो हिस्टेरिया में चली गई थी। उसे एक ऐसी मेंटल बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसके इलाज के लिए उसके जब रिकॉर्ड्स मंगवाए गए तो पता चला कि मारिया 1795 में पैदा हुई है। ऐसा होना मुमकिन था ही नहीं। अगर वो सच में 1795 में पैदा हुई थी तो आज उसकी एज 130 साल होनी चाहिए थी, लेकिन दिखने में मारिया सिर्फ 30 साल की लगती थी। डॉक्टर प्रीस्ट से कहते हैं, यही सब तो देखते हुए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि ये डेविल क्रिएचर है। इन सब की बातों के दौरान ही सोई हुई मारिया उठ जाती है। प्रीस्ट अब मारिया के करीब आता है और मारिया से बात करने की कोशिश करता है। मारिया गुर्राती है तो प्रीस्ट उसके बड़े बड़े दांत देख लेते हैं और यहाँ प्रीस्ट को पता चल जाता है कि मारिया असल में एक वैम्पायर है। प्रीस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और वो बताते हैं कि ये पहली वैम्पायर है जो जिंदा पकड़ी गई है। डॉक्टर्स को प्रीस्ट की बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो उन्हें यकीन दिलवाने के लिए प्रीस्ट विंडो खोल देते हैं और विंडो से आती हुई रोशनी मारिया की स्किन जला देती है। और ये बात तो हमें हमेशा से पता है कि सूरज की रोशनी में कभी भी वैम्पायर्स नहीं निकलते, उनकी स्किन जल जाती है और ये सबसे बड़ी निशानी थी वैम्पायर होने की। इसके बाद प्रीस्ट जब क्रूसीफिक्स मारिया के सामने लेकर आते हैं तो मारिया गुस्से से उस क्रूसीफिक्स को जला देती है। प्रीस्ट जबरदस्ती अब डॉक्टर के असिस्टेंट को पकड़कर उसकी हथेली काटते हुए उसके खून के चंद कतरे मारिया को पिला देते हैं ताकि मारिया थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। खून पिलाते हुए ही प्रीस्ट ने नोटिस कर लिया था कि मारिया की गर्दन पर बाइट के निशान थे। इससे प्रीस्ट को पता चला कि मारिया पहले एक इंसान थी और उसे किसी वैम्पायर ने काट कर वैम्पायर बनाया है। प्रीस्ट डॉक्टर को बताते हैं कि चर्च अभी भी उस वैम्पायर की तलाश में है जो सब लोगों को वैम्पायर बना रहा है। ये सब सुनकर मारिया खुद बताती है कि हमारे मास्टर एक प्रिंस हैं जो अपनी प्रिंसेस की तलाश में है और वो अपनी प्रिंसेस को तलाश करते करते एक दिन यहाँ भी जरूर आएंगे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें जोनाथन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे शहर में आया था। इस शहर में पता नहीं क्यों लोग आने से डरते थे। उसका कैरेज वाला भी आगे जाने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर भेड़िए राज करते हैं, मैं तो आगे नहीं जाने वाला। भेड़ियों से बचने के लिए वो उसे एक मिसाल दे देता है और उसका सामान भी वही फेंक देता है। इससे ज्यादा अजीब बात कि वो उसे क्रूसीफिक्स भी देता है, हालांकि भेड़ियों से बचने के लिए उसे किसी क्रूसीफिक्स की जरूरत नहीं थी। खैर जोनाथन अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गया। उसे किसी महल के अंदर जाना था, जिसके अंदर जाते ही एकदम से महल का पिछला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात काउंट ड्रैकुला से होती है और ड्रैकुला अपने आप को प्रिंस व्लाड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी ये ड्रैकुला वही प्रिंस व्लाड है जिसे हम 400 साल पहले देख चुके हैं। अब अगले सीन में हम ड्रैकुला और जोनाथन को खाने की टेबल पर देखते हैं। वो इस टाइम प्रिंस व्लाड के लिए कोई डील लेकर आया था, जानता नहीं था कि प्रिंस व्लाड एक ड्रैकुला है। वो जब बैग में से कुछ पेपर्स निकाल रहा होता है तो वही कार्ट वाले का दिया हुआ क्रूसीफिक्स उसके बैग से निकलकर नीचे गिर जाता है। क्रूसीफिक्स को देखते हुए ड्रैकुला उससे सवाल करते हैं, क्या तुम गॉड पर बिलीव रखते हो? जिस पर वो कहता है, अरे नहीं, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। ये कहकर वो तो काम पे लग जाता है और ड्रैकुला उसकी मसरूफियत का फायदा उठाते हुए उसके क्रूसीफिक्स को उठाते हुए आग में फेंक देता है। इसके बाद वो जोनाथन को उसका कमरा दिखा देता है और खास तौर पर उससे कहता है कि रात को इस कमरे से बाहर मत निकलना। खुद तो ड्रैकुला म्यूजिक सुनने लगा था, लेकिन जोनाथन कमरे में रखी हुई किताब को पढ़ने लगा जिसमें इस कैसल की हिस्ट्री लिखी हुई थी। इस कैसल के एक सफ़े पर प्रिंस व्लाड की जवानी की भी एक तस्वीर होती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ से प्रिंसेस वाली तस्वीर गायब थी। सीन कट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रीस्ट अब मारिया के घर गए थे। प्रीस्ट मारिया के फियांसे को बताते हैं कि मारिया पहले से काफी बेहतर है, लेकिन इवल उसके ऊपर से अभी तक पूरी तरह गया नहीं, इसीलिए कुछ दिन और उसे हम अपने पास रखेंगे। अब मारिया के फियांसे को बातों में लगाते हुए वो चुपके से मारिया के कमरे में भी चला जाता है। उसे यहाँ से वैम्पायर से ताल्लुक रखने वाली चीजें ढूंढनी थी और यहाँ उसे एलिजाबेथ की वही तस्वीर मिल जाती है जिसे उस बुक से फाड़ा गया था, जो बुक
दूसरी तरफ जॉनथन पढ़ रहा था। अब यहाँ पर हम जॉनथन को देखते हैं जिसे नींद तो नहीं आती, तो वो इस महल में घूमने का ही डिसाइड करता है। वो घूम रहा होता है कि उसे दरवाजे के पीछे से रोशनी आती दिखाई देती है। दरवाजा खुलते ही उसे कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं जो उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेसमेंट के अंदर ले जाती हैं। बेसमेंट के बीच एक कॉफिन रखा हुआ था और जब जॉनथन उसे खोलता है तो उसमें ड्रैकुला सोता हुआ मिलता है। इससे पहले कि जॉनथन इस कॉफिन को बंद करता, ड्रैकुला एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें अपने कमरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। अचानक यहाँ पर अजीबोगरीब सी क्रिएचर्स आती हैं जो जॉनथन को बेहोश कर देती हैं। इन क्रिएचर्स को गार्गल्स कहा जाता है। ये वैम्पायर क्रिएचर्स हैं और ड्रैकुला और वैम्पायर्स के लिए ही काम करते हैं। गार्गल्स जब जॉनथन को जंजीरों से उल्टा लटका रहे थे तभी जॉनथन को होश आ गया। यहाँ पर ड्रैकुला ऑर्डर देता है कि जॉनथन के नीचे एक बड़ा सा प्याला रखो और उसके बाद जॉनथन की गर्दन की नस काट दो। जॉनथन घबरा गया और ड्रैकुला को देखते उसने कहा कि गॉड इतनी खतरनाक क्रिएचर कैसे बना सकते हैं। ड्रैकुला अजीब खौफनाक हंसी हंसता है उसकी इस बात पर और फिर उससे कहता है अब तुम मरने वाले हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। जॉनथन को कुछ नहीं चाहिए था, हाँ, लेकिन वो ये बात जरूर जानना चाहता था कि प्रिंस व्लाड ड्रैकुला कैसे बना। वो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ड्रैकुला से ड्रैकुला की कहानी सुनने को कहता है। ऐसी फरमाइश ड्रैकुला से किसी ने पहली बार की थी। जॉनथन की इसी बात पर ड्रैकुला गार्गल्स को हुक्म देता है कि जॉनथन को नीचे उतार दिया जाए। अब वो जॉनथन को अपनी स्टोरी सुनाएगा। ड्रैकुला उसे जंग से लेकर वो सारी कहानी सुनाता है जिस तरह एलिजाबेथ मरी थी, जो सब मूवी में हम पहले ही देख चुके हैं। ड्रैकुला बताता है मुझे ये बात हमेशा से पता है कि अच्छी सोल्स दोबारा जरूर जिंदा होती हैं, इसलिए मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो इंतजार ही रहा। सालों गुजर गए। ड्रैकुला अपने महल में बंद होकर रह गया। उसे अब इंसानों से ही जेलसी होने लगी थी कि कम से कम वो मरकर सुकून तो ले लेते हैं, लेकिन ड्रैकुलास तो हजारों साल जिंदा रहते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे दोबारा तन्हाई का अटैक होता है और वो गुस्से में एलिजाबेथ की कब्र ही तोड़ देता है, लेकिन वहां तो अब एलिजाबेथ की हड्डियों के अलावा कुछ था ही नहीं। इस हरकत के बाद ड्रैकुला का एलिजाबेथ को पाने का जुनून और ज्यादा बढ़ गया और उसने एक नया प्लान बनाया। उसने एक परफ्यूम तैयार करने का सोचा, दुनिया भर में रिसर्च की और दुनिया भर के खूबसूरत और सबसे खुशबूदार फूलों से एक ऐसा परफ्यूम बनाया जो सभी को जादुई असर में डाल सकता था। वो बताता है कि मैंने उस परफ्यूम को सबसे पहले इटली में लगाया और तब सारी औरतें मेरे पीछे भागने लगी। उस परफ्यूम की स्मेल सब चीजों को ड्रैकुला के कंट्रोल में ले आती थी। उस परफ्यूम को लगाकर यहाँ तक कि ड्रैकुला पार्टीज में आए सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा लेता था। एक दिन वो फ्रांस की ही एक ऐसी पार्टी में था, वहाँ पर भी बहुत सारी औरतें आई हुई थी। उसने दोबारा वो परफ्यूम लगाया और इस मर्तबा उसने देखा कि फाइनली उसे एलिजाबेथ मिल गई। वो उसके पीछे गया। उसने जब उस औरत को हाथ लगाया तो पता चला कि ये एलिजाबेथ नहीं थी। वो मंजिल के इतने करीब आकर पीछे गया था कि अब बुरी तरह टूट गया था। अब खुद उसके अंदर तलाश करने की हिम्मत खत्म हो गई, तो उसने एक नया प्लान बनाया कि वो औरतों को ही एलिजाबेथ की तलाश में लगा देगा। बस यही सोच उसके दिमाग में आई और उसने उस पार्टी में आए सभी लोगों को काटना शुरू कर दिया और सभी को काट काट कर वैम्पायर बना दिया। इसी पार्टी में मारिया भी थी और मारिया भी उसी दिन वैम्पायर बनी थी। अब क्योंकि इतनी सारी औरतें उसके लिए काम करने वाली थी तो ड्रैकुला की उम्मीद बढ़ गई। ड्रैकुला काफी बूढ़ा भी हो चुका था, तो उसने फैसला किया कि अब वो अपने कैसल से बाहर नहीं निकलेगा। उसने अपना काम गार्गल्स से करवाना शुरू कर दिया। गार्गल्स उसके लिए बहुत सारी दौलत लाने लगे और इसी दौलत का इस्तेमाल उसने किया एलिजाबेथ को ढूंढवाने के लिए। जॉनथन ड्रैकुला से कहता है मैं समझ सकता हूँ आपकी मोहब्बत, प्यार ऐसा ही जुनूनी होता है। मुझे इसलिए पता है कि मैं भी अपनी फियांसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो अपना लॉकेट ड्रैकुला को दिखाता है जिसमें उसकी फियांसी की पिक्चर थी। ड्रैकुला ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो वो पागल हो गया, क्योंकि तस्वीर में दिखने वाली लड़की यानी जॉनथन की फियांसी ही असल में एलिजाबेथ थी, जिसका दोबारा जन्म हुआ था। यानी एलिजाबेथ दूसरी मर्तबा पैदा हुई थी जॉनथन की फियांसी की शक्ल में। जॉनथन को ड्रैकुला की बातें समझ नहीं आती और ड्रैकुला जॉनथन को प्यार करते हुए उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो अपने सालों के बिछड़े हुए प्यार एलिजाबेथ से मिला है। अब क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो गई थी तो उसे जल्दी जल्दी खूबसूरत बनना था और जल्दी से जवान होना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे खून की जरूरत थी। वो सभी गार्गल्स को काम पे लगा देता है, जबकि हमें दोबारा पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीस्ट सभी लोगों को एलिजाबेथ की पिक्चर दिखाते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी औरत ढूंढनी होगी। ड्रैकुला इस औरत की तलाश में है और हम ऐसी औरत को ढूंढते हुए ड्रैकुला तक पहुंच सकते हैं। प्रीस्ट बताते हैं कि ड्रैकुला असल में ड्रैकुला पैदा नहीं हुआ था, वो एक आम इंसान था
लेकिन उसने गॉड के साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्स आ गया और वो ड्रैकुला बन गया। प्रीस्ट बताते हैं कि उनकी होली बुक्स के मुताबिक अगर वो ड्रैकुला को मार दे तो उसके बनाए सभी वैम्पायर्स भी दोबारा से इंसान बन जाएंगे, और अगर ड्रैकुला चाहे और दिल से गॉड से माफी मांग ले तब भी गॉड उस कर्स को ना सिर्फ ड्रैकुला के ऊपर से खत्म कर देंगे, बल्कि ड्रैकुला ने जिन जिन को वैम्पायर बनाया है उन सब पे से भी वो कर्स खत्म हो जाएगा। अब एलिजाबेथ की पिक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ डॉक्टर का असिस्टेंट देखता है और कहता है, अरे क्या कोइंसिडेंस है, बिल्कुल ऐसी ही शक्ल की एक औरत वेटिंग एरिया में आई है मारिया से मिलने के लिए। मारिया और वो लड़की बहुत अच्छे दोस्त थे और हमें पता है कि वो लड़की है जोनाथन की फियांसे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैकुला एक फकीर का भेष बनाते हुए चर्च के अंदर घुस आता है। अंदर आते ही वो अपना वही जादुई परफ्यूम लगाता है जिसकी वजह से सारी नन्स उसके आगे पीछे पागल हो जाती हैं और वो आखिर सबका खून पीने लग जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा सा खून पीकर जवान जो होना था। सीन कट होकर ड्रैकुला के कैसल में हम जोनाथन को देखते हैं जो अपनी जंजीरें तोड़वा चुका था और एक ब्लैंकेट के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्गल आ गया और उसने जोनाथन के ब्लैंकेट को ही काट दिया, जिसकी वजह से जोनाथन नीचे जाकर गिरता है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। इस टाइम जहाँ पर वो गिरा था वो एक समुंदर था, लेकिन सर्दियाँ होने की वजह से वो बर्फ में बदला हुआ था। जोनाथन उसी पर भागने लगा। गार्गल्स भी उसे पकड़ने के लिए पीछे आ रहे थे, लेकिन उनके पाँव के नीचे से बर्फ टूटने लगी। कुछ गार्गल्स अंदर डूब गए और इसी डर में बाकी गार्गल्स जोनाथन के पीछे नहीं आए और इस तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। सीन कट होकर दिखाया गया कि ड्रैकुला फाइनली अब उस मेंटल हॉस्पिटल में आ गया था जहां पर मारिया थी। इस टाइम वो जवान होकर आया था, बिल्कुल पहले वाला प्रिंस व्लाड लग रहा था। वो जवान, खूबसूरत और हैंडसम। वो अपना जादुई परफ्यूम लगाते हुए यहाँ पर सबको कंट्रोल करता है और मारिया के रूम तक पहुँच जाता है। वो मारिया से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मारिया ने ही असल में मीना से दोस्ती की थी, उस लड़की से दोस्ती की थी जिसके अंदर एलिजाबेथ की सोल है। मारिया को इनाम के तौर पर वो डॉक्टर के असिस्टेंट को मारते हुए मारिया को उसका खून देता है, जिसके बाद वो मारिया को यहाँ से भगा कर ले जाता है। सुबह में प्रीस्ट और डॉक्टर को ये पता चलता है कि मारिया उनके हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी और डॉक्टर का असिस्टेंट अब वैम्पायर बन चुका था। ये देखते हुए प्रीस्ट समझ जाते हैं कि ड्रैकुला यहाँ आया था वो भी एलिजाबेथ को ढूंढने। वो भी जानते हैं कि मीना ही एलिजाबेथ है, इसलिए अब समझ गए कि मीना की जान भी खतरे में है। सीन कट होकर हमें मीना को दिखाया जाता है। मारिया उससे मिलने के लिए आई थी। मीना हैरान थी कि इतनी जल्दी मारिया बिल्कुल ठीक भी हो गई। मारिया उसे गले लगाती है और कहती है, हाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया है, चलो इसी खुशी में पार्टी करते हैं। मारिया उसे जानबूझकर उसी होटल में लेकर आई थी जहाँ पर ड्रैकुला पहले से ही था और मीना को पहली नजर देखते ही ड्रैकुला का वक्त जैसे थम सा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पर कंट्रोल ना रख सका और खुद ब खुद मीना के पास पहुंच गया। वो मीना के हाथ पर जब किस करता है तो मीना को भी पास के विहन आने लगते हैं। मीना गड़बड़ा सी जाती है और अपना हाथ छुड़वा कर वहां से भाग जाती है। मीना अभी तक इसी होटल के अंदर एंजॉय कर रही थी। ड्रैकुला उसका पीछा करता रहा। मीना को पता नहीं चला। वो हॉन्टेड हाउस के अंदर गई और वहां जाकर डर गई और तभी ड्रैकुला ने उसे फौरन पीछे से आकर पकड़ लिया। इसके बाद मीना शूटिंग बूथ पर गई और ड्रैकुला ने वहां पर उसे बंदूक चलाना सिखाई। इस टाइम भी मीना को पास्ट के बहुत से वियंस आए थे। मीना इन वियंस को बार बार झटक रही थी क्योंकि उसे ऐसे किसी बातों पर यकीन नहीं था। ड्रैकुला उससे बार बार एलिजाबेथ कहकर पुकारता है और काफी सारी बातें करता है। उसे याद दिलवाने की कोशिश करता है कि वो कभी एलिजाबेथ हुआ करती थी, लेकिन मीना को कुछ याद नहीं आता और वो यहाँ से चली जाती है। अब ड्रैकुला उसके पीछे पीछे उसके होटल रूम में भी आ जाता है और उसे वही म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है जो उसने मूवी के स्टार्ट में एलिजाबेथ को गिफ्ट किया था। इसका गाना सुनते सुनते मीना को पुरानी काफी सारी यादें याद आ गई, लेकिन इस टाइम उसे शक हुआ कि कहीं ड्रैकुला उसके ऊपर जादू तो नहीं कर रहा। ड्रैकुला उसे सच बता देता है कि उसके पास एक ऐसा परफ्यूम है जिससे वो सबको अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो वादा करता है कि मैंने ना कभी तुम पर इस्तेमाल किया और ना ही मैं करूंगा। ये कहते ही उसने वो परफ्यूम आग में डाल दिया क्योंकि ये परफ्यूम उसने बनाया ही सिर्फ एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए था। मीना अब कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। घर जाते ही वो देखती है कि उसका फियांसी जोनाथन घर आ चुका था जो काफी बुरी हालत में था। प्रीस्ट और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। प्रीस्ट अब मीना को सारी बात बताता है कि जोनाथन एक ड्रैकुला से बचकर आया है जो ड्रैकुला परफ्यूम से अपने लोगों को कंट्रोल करता है और उनको बाद में काट कर वैम्पायर बना देता है। मीना कंफ्यूज हो चुकी थी, यानी ड्रैकुला जो सब कुछ कह रहा था वो सच था। कंफ्यूज होकर वो जोनाथन को छोड़कर रूम में चली गई। उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स खोला और गाने सुनते हुए उसे सारे वो पुराने वियंस याद आ गए। अभी वो इन वियंस में खोई ही हुई थी कि एकदम से ड्रैकुला उसके सामने भी आ गया। वो घबरा कर पीछे हो गई, पर ड्रैकुला ने उससे कहा, तुम जो कुछ सोच रही थी मैं जानता हूँ और वो सब सच है। ये कहते ही दोनों काफी करीब आ जाते हैं
और जब मीना को भी ये एहसास हो जाता है कि ड्रैकुला ही उसका असली प्यार है, तो वो भी ड्रैकुला को गले लगा लेती है। ये दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारते हैं और ऐसे ही एक वक्त में ड्रैकुला उसकी गर्दन पर काट कर उसे वैम्पायर बना देता है। मीना कंफ्यूज थी। ड्रैकुला ने उसे कहा, मैंने तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाया और ना कभी बनाने का सोचा, मैं बस तुम्हें अपने जैसा बना रहा था ताकि तुम और मैं हजारों साल एक साथ लंबी जिंदगी जिए। यहाँ बाहर प्रीस्ट को भी उसी परफ्यूम की खुशबू आ चुकी थी जो ड्रैकुला लगाता था। प्रीस्ट समझ गया कि ड्रैकुला यहीं पे है और वो जैसे ही मीना के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ से मीना भी गायब थी और वो समझ गए कि ड्रैकुला जरूर यहाँ आया था और वो मीना को लेकर चला गया। सीन कट होकर हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपने फियांसे के पास थी और वो अपने फियांसे को बातों में लगाकर उसे काट कर वैम्पायर बनाने की कोशिश में ही थी, लेकिन वक्त पर प्रीस्ट आ गए और प्रीस्ट ने उसके फियांसे को बचा लिया। मारिया गुस्से से पागल हो गई अपना प्लान फेल होता देखकर। गुस्से में वो प्रीस्ट को मारने के लिए प्रीस्ट की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कर देती, जोनाथन तलवार से उसका सर काट देता है। उसका सर और जिस्म बिल्कुल अलग अलग हो गए थे, फिर भी उसका जिस्म बहुत तेजी से हिलता रहा। प्रीस्ट समझ गए कि ऐसे वो नहीं मरने वाली, इसीलिए वो अपना क्रूसीफिक्स उठाकर उसके दिल के अंदर स्टैब कर देते हैं और तब जाकर उसकी जान खत्म होती है। सीन कट होकर हमें रोमानिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैसल में आज काफी हलचल थी। 2 कॉफिन निकाल कर कैसल के अंदर लेकर आए जाते हैं जिसके अंदर ड्रैकुला और मीना थे। कारगिल्स उन्हें मिलते हैं और वो लोग मीना का बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। मीना के लिए उन्होंने एलिजाबेथ के कपड़े भी तैयार किए हुए थे जिसे मीना पहन लेती है। इससे पहले कि ये लोग अपनी खुशी के अंदर मगन हो जाते, इसी वक्त प्रीस्ट और उसकी टीम अपने सोल्जर्स के साथ इस कैसल पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि प्रीस्ट का मिशन था ड्रैकुला और उसके वैम्पायर बनाए सभी लोगों के ऊपर से उस कर्ज को उतारना जो कर्ज ड्रैकुला के ऊपर था। कैसल पर हमला करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आए थे, बहुत सारी तोपें और गोलियां चलती हैं यहाँ पर और इन सोल्जर्स से आकर गार्गल्स लड़ते हैं। यहाँ पर एक भयानक जंग शुरू हो जाती है और मीना इस सब से काफी ज्यादा घबरा जाती है। ड्रैकुला मीना को समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ अंदर ही रहना, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहते हुए तलवार लेकर ड्रैकुला बाहर निकल आया और अपनी तेज तलवार को घुमाते हुए उसने चंद ही सेकंड में अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को मार दिया। यहाँ पर मारिया का फियांसी ड्रैकुला के ऊपर गोली चलाता है तो ड्रैकुला के ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं होता, उल्टा ड्रैकुला अपनी तलवार घुमाते हुए उसी से उस लड़के का सर और जिस्म अलग अलग कर देते हैं, यानी उसे मार देते हैं। इस टाइम पर डरते हुए प्रीस्ट ड्रैकुला के पास आते हैं। वो ड्रैकुला से कहते हैं, तुम ऐसे इन लोगों को मत मारो। ड्रैकुला कहता है, मैं भी किसी को मारना नहीं चाहता और ना ही मैं अब किसी को वैम्पायर बनाऊंगा। मैंने जो भी किया बस अपनी वाइफ एलिजाबेथ को पाने के लिए किया। पर प्रीस्ट उसे बताते हैं कि उसको पाने के लिए तुमने काफी सारे लोगों को वैम्पायर बना दिया और अब तुम नहीं जानते कि वो वैम्पायर्स कैसी तबाही मचाएंगे इस दुनिया में। इनकी बातों के दौरान अंदर से मीना की चीख सुनाई देती है। ड्रैकुला भागकर मीना के पास आता है और मीना को गले लगा लेता है। यहाँ पर मीना और ड्रैकुला आपस में प्यार की बातें करते हैं और मीना ड्रैकुला से कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब ड्रैकुला भी उसे कहता है, कभी नहीं जाऊंगा। ये लोग बात कर रहे थे कि प्रीस्ट ने दोबारा ड्रैकुला को बताया और कहा कि तुम्हें वो करना चाहिए जो सही है। तुम अगर वो करोगे जो सही है तो तुम अपने मकसद को भी पा लोगे। दूसरी दुनिया में तुम्हें तुम्हारी वाइफ एलिजाबेथ भी मिल जाएगी और यहाँ ये दुनिया भी सेफ रहेगी। ड्रैकुला इस टाइम प्रीस्ट की बात मानते हुए गॉड से माफी मांग लेते हैं और इसी टाइम फिर प्रीस्ट ड्रैकुला के दिल के अंदर अपना क्रूसीफिक्स स्टैब कर देता है। मीना कमरे के अंदर से जब ये सब देखती है तो टूट जाती है। वो खींचते हुए ड्रैकुला की बॉडी को अंदर ले आई। अपना प्यार मिलने के बाद वो इस तरह उसे जाता हुआ नहीं देख सकती थी। आखिरी मर्तबा ड्रैकुला ने उससे प्यार का इजहार किया और ड्रैकुला की बॉडी बूढ़ी होते होते राख में बदल गई और यहाँ से उड़ गई। मीना रोते रोते पागल हो गई और जोनाथन मीना को किसी दूसरे के लिए इस तरह रोते हुए देखकर टूट गया। हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया गया जहाँ पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और ड्रैकुला की ऐश हवा में उड़ रही थी। सभी गार्गल्स अब इंसानी बच्चों में बदल गए थे और सभी वैम्पायर्स भी वापस इंसान में बदल गए थे और बस इन सबको दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।